सेकेंड BCA के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज के क्लास में मैं व्यावहारिक व्याकरण में विज्ञापन लेखन इसके बारे में पढ़ाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। हमने बहुत बार विज्ञापन शब्द सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने सुना होगा। तो बहुत लोगों ने जो सुना है इस शब्द का अर्थ उन्हें पता भी नहीं है। बहुत ही कम बच्चों को पता होगा विज्ञापन यानी किसे कहते हैं। तो अगर ठीक से कहा जाए तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। मैंने यहाँ पहले से ही लिखा है व्यावहारिक व्याकरण में विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत बार हम कहते हैं सिनेमा देखते वक्त या सीरियल सब देखते वक्त एडवर्टाइजमेंट आया, एडवर्टाइजमेंट हम देखते नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, तो उसे हम हिंदी में विज्ञापन लेखन कहते हैं। लेखन यानी आर्टिकल, तो विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। हमारे देश में समाचार पत्र विज्ञापनों का एक प्रमुख माध्यम रहे हैं, किंतु अब समय तेजी से बदल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक चुनौती की तरह खड़ा दिखाई पड़ता है। लगभग सभी लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्र तो इस बात से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो आजकल के 21वीं सदी में हमने पैर रखा है, तो इस 21वीं सदी में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का छाप अधिक से अधिक छोड़ा है उसने, तो हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ही निर्भर हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक समाचार पत्रों का बिक्री बहुत ही कम हो रही है। तो समाचार माध्यम वाले जो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और अखबारी कागज के मूल्य में तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन के अंश में भी कमी आ रही है। तो एक ओर से अगर देखा जाए तो अखबार यानी पेपर्स, तो इन अखबारों के मूल्य में यानी प्राइस या वैल्यू कह सकते हैं, तो उसका मूल्य या उसके दर में बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है, दिन ब दिन उसकी दर बढ़ रही है। उदाहरण दिया जाए तो पहले 8-7 साल पहले की बात करें तो एक पेपर के लिए अगर 2 या 2.5 रुपये थे, तो आज 5 रुपये तक उसका मूल्य बढ़ गया है। मुझे ठीक से पता नहीं है कितना मूल्य है, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया। तो इसी प्रकार यहाँ उसका मूल्य यानी उसके दर में बढ़ोतरी होना, और ठीक उसी प्रकार विज्ञापन के अंश में लगातार गिरावट या कमी होना। तो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही कम छपने लगे हैं, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अधिक से अधिक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, तो अखबारों में बहुत ही कम उसके बारे में उल्लेख हो रहा है। यह भी सही है कि समाचार पत्र में विज्ञापनों का अंश कितना हो, इसका निर्णय प्रबंध संपादक करता है। तो एक विचार यह भी है कि समाचार पत्र में न्यूज़पेपर में कितने विषय एडवर्टाइजमेंट के छपने हैं या छपवाने हैं, तो उसके बारे में प्रबंध यानी प्रधान संपादक एडिटर कहते हैं, तो उसके ऊपर निर्भर रहता है, तो वो उसका निर्णय लेते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि जो भी न्यूनतम स्तर निश्चित किया जाता है, अधिकतर समाचार पत्रों को वह भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो न्यूनतम स्तर से अगर कहा जाए तो एक पेपर की वैल्यू या उस समाचार पत्र का जो मूल्य निगदित रूप से किया जाता है ना, तो उसमें भी उसी दर में भी कुछ लोगों को, आम आदमी को खरीद नहीं पाता, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसी दृष्टि से किसी भी समाचार पत्र के विज्ञापन विभाग को मूल रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। आए हुए विज्ञापनों का सुचारू रूप से प्रकाशन करना तथा अधिक विज्ञापन लाने का निरंतर प्रयास करना। तो 2 भागों में विज्ञापन विभाग को बांटा गया या बांटा जा सकते हैं। तो एक विभाग यह है कि आए हुए जो विज्ञापन के विचार है ना, उसे सुचारू रूप से यानी उसके जो विचार हैं जैसे हैं वैसे ही अच्छे रूप से सही ढंग से प्रकट करना। ठीक उसी प्रकार दूसरा है अधिक से अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना या प्रयास करना। विज्ञापनों के नियमित स्रोत को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय।
विभाग में इन श्रेणियों को हम देख सकते हैं। तो इसका अर्थ भी यहाँ दिया है। स्थानीय विज्ञापन मूल रूप से स्थानीय व्यापारी एवं औद्योगिक वर्ग के होते हैं अथवा पाठकों की निजी आवश्यकताओं से संबंधित वर्गीकृत रूप के होते हैं, जैसे कि विभिन्न आवश्यकताओं के विज्ञापन, मकान किराए पर देने या लेना है, किसी का कागज या साइकिल चोरी चली गई हो, किसी को कुछ बेचना या खरीदना हो आदि। छोटे शहरों या कस्बों के स्थानीय विज्ञापन आमतौर पर सूचनाओं के लिए ही अधिकतर प्रयोग में आते हैं। तो स्थानीय विज्ञापन यानी एक जगह में, एक छोटे से प्रदेश के एक स्थान के उल्लेख किया जाए तो उस स्थान में होने वाले विचारों की प्रस्तुतिकरण के लिए ही उसको सीमित रूप से रखा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिया है। मकान खरीदना या बेचना हो तो उसका इश्तिहार छपवाना, उसका विज्ञापन देना। ठीक उसी प्रकार किसी की साइकिल या कार चोरी की गई हो या हो गई हो तो उसके बारे में सूचना देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार निजी कामकाज के बारे में यहाँ उल्लेख किया जाता है, तो इसे हम स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। दूसरा है प्रादेशिक स्तर पर। मूल रूप से ऐसे उत्पादों के विज्ञापन होते हैं जो पूरे प्रांत के लिए उपलब्ध होते हैं। इनमें से कहीं तो राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन भी होते हैं, किंतु उनकी योजना प्रादेशिक स्तर पर बनती है। इनमें से अधिकतर विज्ञापन एजेंसियों के मार्फत प्राप्त होती है। तो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन जो कि प्रादेशिक स्तर पर होते हैं, बहुत विज्ञापन ऐसे भी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन उसका प्रयोग या उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना कहते हैं, वो प्रादेशिक स्तर के लिए ही सीमित रखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वैसे ही विज्ञापन जो कि प्रादेशिक स्तर पर उसका प्रयोग हो, उसे अधिकतर विज्ञापन एजेंसियों के मार्फत, यानी विज्ञापन एजेंसी जो रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देने वाले एजेंसियां, तो उनके द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। निजी क्षेत्र के विज्ञापन प्रांतीय स्तर से बहुत कम होते हैं। तो निजी क्षेत्रीय यानी मैंने पहले कहा स्थानीय क्षेत्र, तो उसके विज्ञापन प्रांतीय विज्ञापन से बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन अधिकतर व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं, यानी तीसरा है श्रेणी में आता है जो कि राष्ट्रीय विज्ञापन, वो व्यावहारिक यानी कमर्शियल सेक्टर में आता है, व्यवहार क्षेत्र में, जो विज्ञापन एजेंसियों के जरिए प्राप्त होते हैं। तो प्रादेशिक स्तर पर भी विज्ञापन एजेंसियों द्वारा ही प्राप्त करते हैं हम विज्ञापन। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी विज्ञापन एजेंसियां ही हमें वो विज्ञापन छपने के लिए, छपवाने के लिए देते हैं, तो उनसे ही प्राप्त किए जाते हैं। निजी क्षेत्र के विज्ञापन प्रांतीय स्तर से बहुत कम है। तो सरकारी क्षेत्र के विज्ञापन आमतौर पर केंद्र सरकार के निदेशालय विज्ञापन एवं दृश्य प्रसार निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी के जरिए प्राप्त होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो विज्ञापन हमें कैसे मिलते हैं, यानी DAVP के माध्यम से, यानी डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी, तो उनके जरिए हम विज्ञापन प्राप्त करते हैं। इश्तिहार यहाँ यह लिखना उचित होगा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के उक्त निदेशालय ही सरकारी विज्ञापनों का मुख्य स्रोत है। सरकारी विज्ञापनों की दरें DAVP यानी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी स्वयं तय करता है, जबकि व्यापारिक विज्ञापनों की दरें स्वयं समाचार पत्र प्रबंधक। तो सरकारी विज्ञापनों का मूल्य यानी उसका दर तैयार करने की जिम्मेदारी DAVP को दिया गया है। ठीक उसी प्रकार व्यावहारिक विज्ञापन जो कि उस समाचार पत्र के प्रबंधक रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहता, वो तय करते हैं। विज्ञापन लेने के लिए आमतौर पर कार्यालय प्रतिनिधि स्वयं विज्ञापन दाता के पास जाते हैं या विज्ञापन जारी करने वाले एजेंसियों से अपने व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं। तो विज्ञापन लेने के लिए, तो विज्ञापन छपवाना है तो उसे लेना भी पड़ता है। तो लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले विज्ञापन लेने के लिए विज्ञापन एजेंसियां होती हैं, तो उनसे निरंतर संपर्क में
विज्ञापन छपने के लिए निरंतर मिलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कभी कभार विज्ञापन दाता के पास ही स्वयं चलकर जाना पड़ता है। विज्ञापन दाता यानी जो विज्ञापन छपवाने के लिए रहता है ना, यानी जिसके बारे में छपना हो विज्ञापन, वो विज्ञापन देने वाला, तो स्वयं उसके पास भी कभी कभार प्रबंधक को जाना पड़ता है। विज्ञापन दाता और एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो यहाँ विज्ञापन अधिक से अधिक मिलने के लिए यहाँ क्या किया जाता है, यानी विज्ञापन दाता विज्ञापन तो देने वाला होता है, और ठीक उसी प्रकार विज्ञापन एजेंसियां जो कि विज्ञापन छपवाने के लिए देते हैं, तो उस एजेंसी और विज्ञापन दाता दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है। छोटे वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए बड़े शहरों में कार्यालय या बुकिंग काउंटर भी खोले जाते हैं। तो छोटे वर्गीकृत विज्ञापन यानी छोटे मोटे स्तर पर देने वाले विज्ञापन इश्तिहार होते हैं, तो उसके लिए काउंटर भी किए गए हैं, यानी वहाँ जाकर पैसा जमा करना और ऐसा एक विज्ञापन छपवाना है, उसके बारे में वो कहकर पैसे जमा कर वापस आते हैं और उनका काम वो पूरा करते हैं प्रबंधक वहाँ। ठीक उसी प्रकार समय समय पर कई प्रकार के विशेषांकों की योजना भी इसी दृष्टि से बनाई जाती है। तो विशेष अंकों की योजना भी समाचार पत्रों में इसी दृष्टि से यानी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन के दृष्टि से ही बनाई गई है। इस प्रकार जितना भी विज्ञापन समाचार पत्र कार्यालय में पहुंचता है उसको श्रेणीबद्ध तरीके से अनुसूचित किया जाता है, यानी जितने भी विज्ञापन कार्यालय में आए हो तो उसे श्रेणीबद्ध रूप से यानी हंत की दृष्टि से एक एक करके उसे अलग अलग करके उसे उसी प्रकार छपवाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। विज्ञापनों की मुख्य श्रेणियां हैं वर्गीकृत, डिस्प्ले, वित्तीय, मनोरंजन, न्यायालय सूचनाएं आदि। तो विज्ञापनों में भी मुख्य वर्गीकरण यानी विंगडन किया गया है। वर्गीकृत डिस्प्ले करना कहते हैं, बहुत बार इस्तेमाल किया इन शब्दों का। ठीक उसी प्रकार वित्तीय यानी कमर्शियल सेक्टर में, मनोरंजन खेल कूद की दुनिया के बारे में हो सकता है इश्तिहार देना यानी विज्ञापन, तो उस विज्ञापन के बारे में। ठीक उसी प्रकार न्यायालय सूचनाएं, तो न्यायालय संबंधी कुछ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए दिया जाता है उन विज्ञापनों के बारे में। जो सूचनाएं अनुसूचित की जाती हैं उनको जारी करने वाली एजेंसी का नाम हो, विज्ञापन दाता का नाम हो, विज्ञापन का आकार, एजेंसी का कोड नंबर, जारी करने की तिथि, रंगीन है या श्वेत श्याम, किस पृष्ठ पर जाएगा आदि बातें उसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो श्रेणीबद्ध करते वक्त उसमें कुछ विचार भी प्रकट करते हैं। विज्ञापन दाता किसके बारे में दिया है विज्ञापन के बारे में, पुट संख्या हो सकता है या किस प्रकार श्वेत या रंग बिरंगा या ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं हम, या कलर प्रिंट कहते हैं, तो कौन सा है, ब्लॉक नंबर, तो इन सभी के बारे में वहाँ विचार प्रस्तुत कर दिया जाता है पहले से ही। इसके बाद इस विज्ञापन को प्रकाशन तिथियों में अनुरूप रख लिया जाता है। यह काम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामग्री गलत स्थान पर ना ठहर सके, लंबे काल के बाद भी सही स्थान पर उपलब्ध हो सके तथा उसके साथ लगने वाले मोनोग्राम इत्यादि भी सुरक्षित रह सके, इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो महाप्रबंधक को यही भी ध्यान में रखना होता है कि जो भी विषय विज्ञापन दाता से मिले हो या एजेंसी से मिले हो जिसे छपने के लिए तैयार रखा गया है उसके बारे में समग्र रूप से जानकारी पहले से की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी रखी भी जाती है सुरक्षित रूप से, क्योंकि कितने भी साल क्यों ना हो उसके बारे में जानकारी हमें वो मिले, कभी भी पढ़ना हो तो उसके बारे में जानकारी वहाँ मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार वो नष्ट ना हो इसका भी वो अधिक से अधिक ध्यान रखते हैं। विज्ञापन सामग्री कई रूपों में प्राप्त होती है, जो समाचार पत्र, लेटर प्रेस अथवा फ्लैट ब्लैंक शीट पैड मशीनों पर छपते हैं या वेब पोर्टल पर अथवा जहां पर कंपोजिंग हाथ से किया जाता है या मेटल लाइनर से, तो हॉट मेटल लाइनर उससे भी लेखनियाँ यानी जो कि विज्ञापन के लिए लेखनियाँ आते हैं उससे भी लिखते हैं, या लेटर पैड है उसमें भी लिखा जा सकता है तो उसमें संग्रहित करके रखते हैं। वहाँ विज्ञापन सामग्री या तो हस्तलिखित
ब्लॉक बने होते हैं। तो विज्ञापन सामग्री ज्यादा से ज्यादा हस्त रूप से यानी हाथ से लिखी हुई होती है, नहीं तो ब्लॉक में उसे बने रखते हैं। कुछ बड़ी एजेंसियां ब्लॉक के स्थान पर मैट्रिक्स भी भेजती हैं, जिसके कार्यालय में ही ब्लॉक तैयार करना पड़ता है। आजकल लगभग सभी बड़े समाचार पत्र वेब ऑफ सेट मशीन पर छपते हैं। तो वेब ऑफ सेट मशीन जिससे अधिक से अधिक विज्ञापन छपने का मशीन कहते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक विज्ञापन छपा जाता है। अंततः उनके यहाँ विज्ञापन या तो हस्तलिखित आते हैं अथवा हार्टफुल के रूप में आते हैं। तो हस्तलिखित रूप से भी विज्ञापन आते हैं यानी हैंड रिटन, हाथों से लिखा हुआ लेकर, या ठीक उसी प्रकार हार्टफुल के रूप में वो भी एक अलग रूप की है। तो इन दो रूपों में भी विज्ञापन वहाँ आता है छपवाने के लिए। हार्टफुल अच्छे आर्ट पेपर पर छपा हुआ विज्ञापन ही होता है, यानी आर्टफुल उसका अर्थ क्या है, यानी आर्ट पेपर पर उसे अच्छे रूप से लिखा हुआ होता है या उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन विभाग में प्रतिदिन समाचार पत्र के विभिन्न पृष्ठों पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की एक डमी बनाई जाती है। तो विज्ञापन विभाग में हर बार विज्ञापन छपने से पूर्व एक डमी बनाई जाती है उसके बारे में, जिसका मुख्य आधार अनुसूची यानी शेड्यूल कहते हैं, रजिस्टर होता है। प्रत्येक पृष्ठ की एक शीट तैयार होती है, जिस पर पृष्ठ के कॉलम तथा 1-1 सेंटीमीटर के अनुपात में आड़ी रेखाएं होती हैं। आड़ी रेखाएं यानी आड़े रूप से रेखाएं डालना, तो उसे आड़ी रेखाएं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पर विज्ञापन के आकार के बॉक्स बनाकर विज्ञापनों का विवरण तथा सभी मुद्रण निर्देश जैसे कि पृष्ठ ना बदले, कॉलम में सबसे ऊपर लगाएं आदि लिख दिए जाते हैं। तो अब डमी बनाया है उसे फाइनल टच देने के लिए, यानी अंतिम रूप से उसे कार्य रूप में लाने के लिए, यानी उसे छपवाने के लिए देते हैं। तो उस डमी में क्या लिखा जाता है, पृष्ठ संख्या या पृष्ठ का संख्या को लिखा जाता है, सबसे ऊपर लिखिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही सूचना दी जाती है, इसे नीचे नहीं बल्कि ऊपर लिखनी है। पुट संख्या हो सकता है या किस प्रकार के पृष्ठ हैं, रंग बिरंगे हैं या सिर्फ ये आजकल देख सकते हैं कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हैं, तो उसके अनुसार ही उसके मूल्य भी निगदित किए जाते हैं, उसकी भी सूचना दी जाती है। इस डमी की एक प्रति संपादकीय विभाग को भेजी जाती है तथा दूसरी उत्पादन विभाग को, जहां की वास्तव में पृष्ठ तैयार किए जाते हैं। डमी के अनुसार ही विज्ञापन आवश्यकतानुसार कंपोजिंग के लिए भेजे जाते हैं या आर्टफुल कैमरा विभाग में। जिन समाचार पत्रों में एक से अधिक प्रकाशन केंद्र होते हैं, वहां पर यह डमी 24 घंटे पूर्व तैयार की जाती है, ताकि सही समय पर सभी केंद्रों पर सामग्री भेजकर एक रूपता रखी जा सके और विज्ञापनों के प्रकाशन में किसी तरह की चूक ना हो। तो समाचार पत्रों में एक से अधिक प्रकाशन केंद्र है तो पब्लिकेशन सेंटर कहते हैं। एक ही है तो समस्या होगी, 24 घंटे के अंदर उसे हम तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक केंद्र हो तो 24 घंटों के अंदर ही डमी कॉपी तैयार की जाती है और उसे प्रिंट के लिए फाइनल टच के लिए दिया जाता है। डमी के साथ ही अलग अलग विज्ञापनों से संबंधित मुद्रण के निर्देश भी भेजे जाते हैं। तो उस डमी कॉपी के साथ साथ मुद्रण के अलग अलग जो विषय है ना, उसे भी लिखकर वो भेजते हैं, यानी किस प्रकार से छपवाना है, किस पृष्ठ पर इस विज्ञापन को आपको छापना है या छपवाना है, उसके बारे में उल्लेख करते हुए वो देते हैं। तो आज की क्लास में हमने व्यावहारिक व्याकरण में विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी हासिल की। तो विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स, तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, लेखन यानी आर्टिकल। ठीक उसी प्रकार इन विज्ञापनों में 3 श्रेणियां आती हैं। पहले स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय। तो इतने विचार विज्ञापन में प्रमुख से आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अनिवार्य है। तो आज के क्लास में हमने व्याकरण भाग को पढ़ा और इसके बचा हुआ जो हिस्सा है मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। सभी को मेरा धन्यवाद।